हम लोगों ने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन स्टडी किया था और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रिजल्ट स्टडी किए थे। बाकी मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन में जो भी रिजल्ट आगे आएंगे या जो भी फॉर्मूले आएंगे वो हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल आपके लिए भी नहीं है। तो जितने बता रहा हूँ बेसिक, कम से कम उतने और बेसिक लॉजिक तो समझ लो। तो इतना ही करना है हमें इसमें। अब जो हम इसी में कंटिन्यू करने वाले हैं वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमें इंटीग्रेशन निकालना है ये इंटीग्रल ऑफ dx। तो बेसिकली ये इनिशियल लिमिट एक्स आई और ये फाइनल लिमिट एफ आई। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व, अंडर द। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है। एरिया अंडर द कर्व मतलब कहने का ये है, इसको आप समझना यहाँ पे ठीक से। मतलब एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये फंक्शन को लेट्स मैं फंक्शन को ड्रॉ करता हूँ। तो ये y वर्सेस x ग्राफ कुछ बनेगा। लेट्स से ये ग्राफ बना है इसका। तो ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स है और मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? एक्स आई से एक्स एफ तक। तो इसका कुछ इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। ये आपका एक्स आई है और ये एक्स एफ है। एक्स एफ ध्यान से सुनना, ये फंक्शन है। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी को जरा देखें हम। इस क्वांटिटी को गौर से देखो। ये बेसिकली dx एक डिफरेंशियल एलिमेंट है जो हमने डिफरेंस में देखा था, वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक वेरी स्मॉल सेगमेंट ले लूं dx। तो ये जो है ये dx है, ये जो विड्थ है ये dx है, x प्लस dx। मतलब x जो है एक जनरल डिस्टेंस x पर एक dx एलिमेंट लिया और इस छोटे से एक सेगमेंट की बात करूं, ये सेगमेंट करना था। ये सेगमेंट का हाइट जो होगा वो y के बराबर होगा। ये सेगमेंट का जो हाइट होगा भाई फंक्शन का जो वैल्यू होगा वही होगा, वो y के बराबर होगा विच इज इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन उसका वैल्यू मतलब फंक्शन कुछ भी होता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया। अब इस छोटे से सेगमेंट की बात करूं तो बेसिकली ये जो मैंने एफ एक्स इंटू डी एक्स की बात कर रहा हूं, ये जो है ये इस छोटे से सेगमेंट के एरिया को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इस एरिया को बता रहा है, ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पर फिगर में ड्रॉ किया है, जिसका विड्थ dx है और हाइट y है। तो बेसिकली डिफरेंशियल एरिया उसको बोलूंगा, छोटा सा एरिया भाई, dx छोटी सी विड्थ है तो छोटा सा एरिया हो जाएगा वो। हाइट कितना है? y है, वही एफ एक्स के बराबर है। तो y इंटू डी एक्स ये है एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? एरिया ऑफ दिस स्मॉल या डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये डी ए
इज इक्वल टू y की जगह मैं क्या लिख दूं, एफ एक्स लिख दूं, फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका सिंपली ऐसे भी लिखा रहना, ये भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि y का वैल्यू ही एफ एक्स। अब ये जो इनिशियल पोजीशन है हमारी, ये इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में ऐसे dx dx करके देयर आर इनफाइनाइट डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे, देयर आर इनफाइनाइट डिफरेंशियल एलिमेंट, यस और नो? इतना बात समझ में है कि नहीं है, जल्दी बोलो। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो भी बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे, तो इन सारे डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया, जैसे इसका एरिया लिखा ऐसे ही इसका भी एरिया लिख लूंगा, ऐसे ही इस वाले का भी एरिया लिख लूंगा, ऐसे ही कोई और एक डिफरेंशियल एलिमेंट होगा उसका भी एरिया लिख लूंगा और सारे एरिया ऐड कर दूं। सारे एरिया क्या कर दूं, ऐड कर दूं, मतलब समेशन। सारे एरिया ऐड कर दूं मतलब समेशन, क्या समेशन। और कहां से कहां तक का, एक्स आई से एक्स एस तक, एक्स एस तक जितने भी एरिया हैं सारे के सारे क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व। क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया अंडर द कर्व। अंडर द कर्व कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, यहां तक की बात कर रहे हैं, फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। अब यही इसी को हम, जो मैंने बोला था इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करना, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करना। डिफरेंशिएशन बोला था एक बड़ा एलिमेंट है उसको छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करना। डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब अलग अलग पुर्जे पुर्जे में कर देना। और इंटीग्रेशन होता है बेसिकली असेंबलिंग। क्या होता है, असेंबलिंग। तो छोटे छोटे एरिया को ऐड करके मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये समेशन की जगह हम वो वेरी स्मॉल एलिमेंट है, dx क्या है, वेरी स्मॉल एलिमेंट है, तो अब समेशन की जगह देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेते हैं। तो यही एरिया अंडर द कर्व में लिख दूंगा, a इज इक्वल टू, अब समेशन नहीं लगाऊंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, डी ए ऐसे। मैंने समेशन को किस साइन से रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन वाले साइन से रिप्लेस कर दिया, बस ये है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई इंटू डी एक्स, और इनिशियल लिमिट एक्स आई से एक्स एस, और यहाँ पर इनिशियल लिमिट एक्स आई से एक्स एस, इनिशियल लिमिट एक्स आई से एक्स एफ। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अभी एग्जाम्पल लेंगे और क्लियरिटी आएगी, पहले बेसिक लॉजिक इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, एरिया अंडर द कर्व है। अब इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, अभी देखेंगे बाद एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियरिटी थोड़ा सा आ जाएगी। तो जो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व may be positive, जीरो और नेगेटिव ऑल्सो, वो डिपेंड करेगा मैथमेटिकली सिचुएशन पे। क्या इतना बात समझ में आया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन क्या है, समेशन है, तो वो क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। जल्दी बोलो बेटा। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फंडामेंटल बेसिक तरीके से समझाया है फील के लिए। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप बिल्कुल इस चीज को समझ पाओ अच्छे से। इसको अच्छे से देख लो,
कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, बहुत इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, आपको फील आ जाएगा। तो जैसे हम बात करें, एक हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, और जैसे y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। और मैंने इसको, ये कैसा फंक्शन है बोलो, ये काहे की इक्वेशन है, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ, बोलो, लाइन। मैंने जानबूझ के हाँ, मैंने जानबूझ के इतना सिंपल फंक्शन लिया है ताकि आप विजुलाइज कर पाओ अच्छे से। यदि मैं मुझे निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और मुझे निकालना है y dx निकालना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दूं, लेफ्ट से x इक्वल टू इनिशियल जो x है वो 1 है, और फाइनल जो x है लेट्स से वो 4 है, 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट्स लगा दो। अब ये कैलकुलेट करना है, तो इसका मुझे पता है कि ये क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करूँ, मुझे इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, समझ लो, मुझे इंटीग्रेशन आता नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है इंटीग्रेशन जो देता है वो एरिया अंडर द कर्व देता है। तो मैं क्या करूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स इक्वल टू वाई लाइन है। ये कौन सी लाइन है, यही फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एक्स। ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, और मुझे एरिया निकालना है अंडर द कर्व, जहां पर x का इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है, और जो फाइनल वैल्यू ऑफ x है वो आपका 4 है। फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या है, 4 है। इनिशियल वैल्यू ऑफ x 1 है। गौर से देखना। तो बेसिकली मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये है टोटल एरिया अंडर द कर्व। तो x का वैल्यू जब 1 रखूंगा फंक्शन में, जब x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, जल्दी बोलो बेटा। 1। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते जाओ। और जब Yes, x का वैल्यू 4 रखूंगा तब y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अब जरा गौर से, हाँ अब जरा गौर से, ये जो, ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना, ठीक है, और एक ये आपका है रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया की बात करूं, एरिया अंडर द कर्व, तो बेसिक अभी मैं कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल सा ग्राफ है, तो इसको मैं सिंपल ज्योमेट्री से भी एरिया निकाल सकता हूँ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये होगा आपका 3, और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये भी 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 1 होगा। देख लो फिगर में, फिर मत बोलना, 1 होगा। अब मुझे एरिया लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लूँ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो विड्थ इंटू हाइट। क्या यही है, देख लो चल जरा। तो 9/2, कैलकुलेशन चेक कर लो और देख लो क्या एरिया सही लिख रहा हूँ मैं। 3 हाँ सर सही है। 15/2। तो ये एरिया आया, जो भी जिस यूनिट में होगा वो यूनिट हो जाएगा। यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाला। अब इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन से जरा देखते हैं। ये तो मैंने सिंपल आपको बताया क्योंकि सिंपल ग्राफ था। तो इंटीग्रेशन से भी फिर वही आंसर आना चाहिए क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं कि बेसिक लॉजिक से कि इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है भाई। इंटीग्रेशन क्या देता है,
एरिया अंडर द कर्व देता है, तो भाई आंसर भी आना चाहिए जो हमने बेसिक तरीके से निकाला है। अब बेसिक तरीके में हम बिल्कुल मजबूत हैं कि मुझे पता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 में आपने खूब पढ़ा है ऐसा। ये वाई एक्सिस है। हम जरा देखो यहाँ पर मैं क्या लूँ, एक एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट लूँ, जो मैंने प्रोसेस वहां पर बताया था, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो एक डी एक्स एलिमेंट लिया, चलो ले लिया हमने डी एक्स एलिमेंट, एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया। ये हमने डी एक्स एलिमेंट लिया, ये डी एक्स एलिमेंट लिया, और ये हाइट वाई है। तो ये छोटा सा मेरे लिए ये तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह वर्क करेगा ना, क्योंकि डी एक्स है, तो ये स्लांटिंग वाला पार्ट कोई मैटर नहीं करता, तो ये क्या एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। तो जो डिफरेंशियल एरिया होगा वो डिफरेंशियल होगा इसका विड्थ इंटू हाइट, और विड्थ कितना है डी एक्स और हाइट कितना है वाई, तो हाइट इंटू विड्थ, इसी को वाई इज इक्वल टू एक्स है फंक्शन, तो वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ एक्स डी एक्स। और क्या करूं, मुझे कहां से कहां तक का एरिया चाहिए था अंडर द कर्व, एक्स इक्वल टू कौन सा इनिशियल एक्स कितना था 1 था, और कहां तक का चाहिए फाइनल एक्स, जब एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, एक्स का फाइनल वैल्यू क्या हो जाए 4 हो जाए, मतलब वो वाला एरिया चाहिए। मतलब मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए था, मुझे चाहिए ये वाला एरिया पूरा, ये एरिया अंडर द कर्व। तो अब यहाँ पर क्या कर दूं, जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट होंगे सबको ऐड कर दूं, ऐड कर दूं मतलब सम कर दूं, सम कर दूं मतलब इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई इनिशियल लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1, और फाइनल लिमिट बेटा क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और ये जो एक्स डी एक्स है ना, ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है। जरा मैं फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन मैंने लिखवा चुका, कुछ बेसिक वाले रिजल्ट मैंने लिखवाए थे। तो ये था आपका एक्स की पावर एन वाला, जरा चेक करो एक्स की पावर एन का क्या था, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, और इनिशियल से फाइनल लिमिट। तो ये x की पावर 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। तो ये आपका 2 हो जाएगा डिवीजन में, तो 1/2 बाहर आ गया, और ये x की पावर 2 है, तो पहले फाइनल लिमिट रखूं, तो 4 की पावर 2 माइनस इनिशियल लिमिट 1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये 4 स्क्वायर 16, और वो -1, तो कितना हो जाएगा 15, मतलब 15/2 यूनिट। जरा देखो, जो हमने बेसिक तरीके से एरिया निकाला था और एक कैलकुलस का यूज करके एरिया निकाला, क्या दोनों मान मैच कर रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये आपको फील आ गई होगी कि बेसिकली इंटीग्रेशन क्या हाँ देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। सोच लो फिर बताओ मुझे। यस सर। हाँ, अब ये बेसिक तरीका तो हम इस केस के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी तो लगा लिए, लेकिन कोई रैंडम सा ग्राफ होता, जैसे ये ग्राफ बनाया है मैंने ये वाला, तो यहाँ पर रैंडम सा ग्राफ है, तो अब पता नहीं इसका इक्वेशन कितना टेढ़ा मेढ़ा होता, तो एरिया अंडर द कर्व बेसिक तरीके से निकालना हमें क्या होता, मुश्किल होता। इसलिए हम कैलकुलस का यूज करते हैं, इसलिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, कैलकुलस का यूज करते हैं। जैसे एक रैंडम सा ग्राफ लूँ मैं, जैसे कि एग्जाम्पल लूँ नेक्स्ट वाला, ध्यान से देखना, और एग्जाम्पल 2, ठीक है, बिल्कुल फील करते हुए चलो, फिजिक्स से यदि फीलिंग आ गई ना, इमेजिन करना शुरू कर दिए, तो समझ लो फिजिक्स आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगी। जैसे मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x, और निकालना है एरिया अंडर द कर्व, और इनिशियल लिमिट है 0 टू फाइनल लिमिट है लेट्स से 1, और फाइंड एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व।
मतलब हमें क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व का मतलब हुआ कि हमें निकालना है y dx और उसको करना है इंटीग्रेशन, ये निकालना है, ये हुआ एरिया अंडर द कर्व। और इनिशियल लिमिट क्या है 0 और फाइनल लिमिट क्या है 1। तो यहाँ पर क्या करें, इंटीग्रेशन 2x²। में फॉर्मूला रटा के भी छोड़ा सकता था, ठीक है, 10-15 फॉर्मूला लिखवा देता और बस कि हो गया, ये फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन उससे फील नहीं आती, आप क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते चीजों को। 0 to 1, अब यहाँ इंटीग्रेट करूँ तो ये इंटीग्रेशन 2, ये x की पावर n वाला लग जाएगा तो x की पावर 2 है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, और ये 3x है तो 3 वैसे ही रहेगा, x की पावर 1 है, x की पावर 2 मतलब n+1 डिवाइड बाई n+1। अब ये इंटीग्रेशन साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर चुका हूँ। और लिमिट लगा दें, ये लगा दिया मैंने लिमिट 0 से 1, वैल्यू रख देते हैं बेटा, तो 2/3 पहले 1 रखें तो 1³ प्लस 2/3 और x कितना 1, 1³ प्लस 3/2 और x कितना है 1। तो मैंने अब अभी इनिशियल लिमिट का काम पूरा कर दिया। अब फाइनल लिमिट जरा लगाते हैं, सॉरी फाइनल लिमिट रख दिया, अब इनिशियल लिमिट लगाते हैं, माइनस इनिशियल लिमिट 2/3 इंटू 0² प्लस 3/2 इंटू 0²। तो ये सेकेंड वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3/2। सॉल्व कर लो तो 4 और 9 कितना हो गया 13/6। तेरा कैलकुलेशन आप चेक कर लो, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ना हो यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। हाँ सर। वेरी गुड, सोच लो समझ लो। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। ये क्या है बेटा, अपवर्ड पैराबोला है। इसका ग्राफ बनाया जाए ना तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा रहा होगा, अपवर्ड पैराबोला, जिसमें एक रूट कितना है, जल्दी बोलो, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा जल्दी से। पहला रूट कितना है, एक रूट है x=0, 2x + 3 इंटू x, यही तो है, =0। एक रूट है x=0 और एक रूट है x=-3/2। बिल्कुल। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना, इसका ग्राफ देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा बेटा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ रहा होगा। और उसने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कराया था, x=0 से 1 तक। तो x=0 ये पैराबोलिक ग्राफ है बेटा, तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, तो कुछ ये पैराबोला ऐसे रहा होगा, रफली समझ रहा हूँ। अब इसमें जो एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट रहा होगा x=0 और यहाँ कहीं रहा होगा x=1, और एरिया अंडर द कर्व जो ये देगा वो ये वाला देगा। तो ये आया आपका वैल्यू 13/6 यूनिट। मेरी बात समझे या नहीं समझे, जल्दी बोलो। यस सर। सोच लो बेटा, फील आ रही है, मतलब सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मेरे हाँ में हाँ में मिलाते रहते बैठ के, बस सामने हो नहीं कि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन समझ पाऊँ। समझ गया सर। हाँ, तो ये एरिया अंडर द कर्व, तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक आध फॉर्मूले और हैं, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। कितने फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए थे, 4 फॉर्मूले में लिखवा चुका था, बेसिक इतने ही काफी हैं, बाकी की लिस्ट में पकड़ा दूंगा, रट्टा मार लेना। एक फॉर्मूला और है, बेसिक फॉर्मूला 5, वो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ dx/x, ये निकालना है, और इनिशियल xi से xf। बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये वाला फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला 1, जो फॉर्मूला 1 मैंने डिस्कस किया था आपसे, ये वाला फॉर्मूला 1,
इसमें बोला था n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, -1 तो हाँ -1 के लिए, तो वही -1 वाला यहाँ पर ये बेसिकली n इक्वल टू -1 वाला केस है। ये बेसिकली ये है xi टू xf, ये x की पावर बेसिकली -1 है। और वो क्यों वैलिड नहीं था x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 वाला, क्योंकि इसलिए वैलिड नहीं था क्योंकि यहाँ पर नीचे n+1 आ रहा था, और यदि वो n का वैल्यू -1 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, इसलिए ये वाला केस इसमें कवर नहीं हो रहा। तो इसका रिजल्ट एक अलग से है, वो रिजल्ट ये है इसका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। x की पावर -1 इंटू डी इसका होता है ln x, और ln x हाँ ln x, और मैं बता चुका हूँ ln क्या है, log बेस e, xi से xf, तो ये हो जाएगा ln xf फाइनल लिमिट माइनस ln xi, और ln की प्रॉपर्टी लॉग की पता होगी आपको, ln a माइनस ln b, ln क्या हो जाएगा a बाई सर b। a बाई b। बिल्कुल, ये तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ऐसे लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये आ गया हमें, ये भी फॉर्मूला याद रखना। एक और सिंपल सा इंटीग्रेशन बार बार यूज होता है यहाँ, जैसे ये x वेरिएबल है और dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब कहने का जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, वो उसी वेरिएबल के फॉर्म में वो फंक्शन होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इतना चीज याद रखनी है आपको। जैसे हमारे पास ये है कि एक एग्जाम्पल की बात करें हम, y इज इक्वल टू 3t², और मुझे निकालना है इंटीग्रल y dx। क्या निकालना है? इंटीग्रल y dx। तो यहाँ पर जो आएगा y, वो इन द फॉर्म ऑफ x होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ x होना चाहिए। बात समझ में आई? यदि ऐसा नहीं होगा तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर y एज अ फंक्शन ऑफ t है। ये क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ t है। यदि किसी तरह से t, जो t है वो एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाए, मतलब यदि मुझे दिया है t इज इक्वल टू x², तब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। और वो कैसे सॉल्व होगा? इंटीग्रल इनिशियल लिमिट लेट से 0 से 2, वो तब सॉल्व होगा, y की जगह मैं क्या रख दूंगा? 3t² रख दूंगा इंटू dx, और फर्दर फिर क्या करूंगा, मैं 3 और t की जगह x² रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये x की पावर 4 हो जाएगा इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं। अब हमें पता है कि ये यहाँ पर x है, ये x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये क्या होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ x होना चाहिए। तो अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 वैसे ही रहेगा, और x की पावर n+1, तो x की पावर 5 डिवाइड बाई 5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 2, तो यहाँ पर 3/5 कॉमन आ गया, कांस्टेंट है। फाइनल लिमिट लगाऊंगा तो 2 टू द पावर 5 माइनस 0 टू द पावर 5, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। अब जरा एक एग्जांपल और लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, तुमको सब ध्यान देना, ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ कंसेप्ट, ताकि जितनी भी पॉसिबिलिटी है कुछ मिस ना हो, इसलिए सब करा रहा हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखवा के छोड़ सकता था, बस मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन सॉल्विंग की।
कि कैसे यूज करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे कौन सा वेरिएबल है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या क्या पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आईआईटी वगैरह में एडवांस में पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है इस टाइप का। मतलब मैं तो यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, वहां पर वो फिजिक्स के क्वेश्चन में यूज किया गया था। तो जैसे हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चलो फोर्स वेक्टर है, बस फोर्स वेक्टर है, और इनिशियल पोजीशन है आई 0,1 और फाइनल पोजीशन है 2,3 और बताना है फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। बाकी वर्क का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। वर्क डन बाई फोर्स मतलब इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे उसका यहाँ बता रहा हूँ। वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, तो वर्क डन का इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है और फाइनल कोऑर्डिनेट ये है। तो वर्क डन का डेफिनेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। चलो, पढ़ा हाँ है तो सर। अच्छा है, हाँ पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो बेसिकली वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो तो आपने 10 तक पढ़ा होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो होता है एफ डॉट बी डी एस इंटीग्रल, ये मेन डेफिनेशन है। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर will give us, वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा, अभी याद कर लोगे तो बेटर है भाई, याद तो करना ही है कभी ना कभी। will give us वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा, एक चीज भी हमें याद हो जाएगी। तो वर्क डन का ये है। अब मेरे पास यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर है, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल, फोर्स वेक्टर है आपका वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और डॉट ds वेक्टर को लिखूंगा dx, क्योंकि यहाँ i और j वाला फॉर्म है, ये i वाला कंपोनेंट है, ये j वाला, k वाला नहीं है तो k का जरूरत ही नहीं है। तो dx i कैप प्लस dy j कैप, ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप। अभी रिसेंटली वेक्टर पढ़ा है इसलिए समझा देता हूं, ये है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि यहां पर फोर्स जो है x, ये आई कैप रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, x एक्सिस, और j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, y एक्सिस को। इसका मतलब ये हुआ फोर्स x के लॉन्ग भी लग रहा है, y के लॉन्ग भी लग रहा है, तो फिर x के लॉन्ग भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उसको मैंने dx मान लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और y के लॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको dy मान लिया। यदि यहाँ पर k कैप वाला कंपोनेंट होता तब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आता बेटा, dr वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप और dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है। बात समझ में आई? शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा। हाँ सर। गुड।
अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं Yes, तो हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं, जे के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं। इतना याद होगा कि नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट? यस सर। तो वर्क डन में क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करूंगा यदि, तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन ये है यहाँ पे वाई। तो जब तक वाई इन टर्म ऑफ एक्स पता नहीं होगा तब तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही पंगा इस टर्म के साथ भी है, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ है एक्स, तो कब कैसे भी करके एक्स इन टर्म ऑफ वाई पता हो तब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब पंगा है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करें तो इसका एक ट्रिक है, ये हर फंक्शन में ये सोचना होता है बेसिकली। ये क्या होता है, सोचना होता है। जब आप खूब कैलकुलस पढ़ लोगे ना तब आप वो चीजें इमेजिन करना शुरू कर पाओगे। ठीक है, अभी नहीं कर सकते इमेजिन, क्योंकि अभी आपने उतना कॉन्फिडेंस नहीं, अभी चीजें आपने पढ़ी नहीं है। तो ये एक्चुअली जब प्रैक्टिस में जाती है ना तब आपको वो चीजें दिखना शुरू होती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर आपको कैसे समझ में आ गया। मुझे इसलिए समझ में आ गया कि इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि मैंने 50 बार किया है और मुझे कई साल पढ़ाते भी हो गए और मैं पहले प्रिपरेशन भी करी है, तो मुझे पता है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन से आता है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। ठीक है ना, और जो ट्रिक होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत लॉन्ग मेथड फॉलो करना होता है। तो बेसिकली ये मैंने इसका ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया वो ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका इंटीग्रेशन या तो y इन टर्म ऑफ x पता हो तो ये वाला पहला टर्म पूरा इन फॉर्म ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड टर्म के लिए इस इंटीग्रेशन में सेकेंड टर्म के लिए x इन टर्म ऑफ y पता हो तब मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ तिकड़म बढ़ा के। तो तिकड़म ये बढ़ा दें कि यदि एक फंक्शन है dxy, मतलब एक फंक्शन xy है, उसको डिफरेंशिएट करूं मैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये u है और ये v है। तो प्रोडक्ट रूल आपने पता होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं तो x को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx, और प्लस फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन x है और x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब मैं dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये dxy इज इक्वल टू हो जाएगा x dy, ये dx कैंसिल हो जाएगा यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस y dx। तब यहाँ गौर से देखने वाली बात है कि ये x dy है और y dx है। मतलब ये जो फंक्शन लिखा है यहाँ पे ना, ये फंक्शन, ये वही फंक्शन है। देखा कि नहीं देखा, जल्दी बोलो। यस सर। मतलब इस फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये मुझे ऑब्जर्वेशन से चीजें आई कि यदि ये फंक्शन होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ dxy, इंटीग्रल ऑफ dxy। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ कि यदि इंटीग्रल ऑफ dx है और इनिशियल लिमिट i से फाइनल लिमिट f इज इक्वल टू y, तो बेसिकली ये है क्या, ये है x की पावर n वाला रिजल्ट ही इसमें यूज होगा। बेसिकली ये x की पावर 0 इंटू dx है, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो मतलब x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, xi से xf तक। तो ये हो जाएगा आपका xf माइनस xi। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। हाँ सर। yes, तो जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x हुआ, dx का इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, x निकल के आया भाई, x की पावर 1 हो गया ना डिवाइड बाई 1, तो x हो गया रिजल्ट। तो सिंपली यहां पर इसका इनिशियल लिमिट कितना था, 0,1, मतलब x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 1 था, और फाइनल लिमिट क्या था 2,3।
तो x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 3। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x हुआ, ऐसे ही dxy का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके हिसाब से? xy होगा कि नहीं होगा बेटा? जैसे एक्स वाई dx का हाँ भाई, अब ये एक मेरे लिए नया वेरिएबल है ना, एक्स वाई मिलके एक कोई नया वेरिएबल है t। तो ये बेसिकली इसको मैं t बोलूं, क्या बोलूं? t बोलूं। तो बेसिकली dt का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t है कि नहीं? तो ये एक्स वाई मेरे लिए एक नया वेरिएबल है बस। तो डी एक्स वाई और इनिशियल लिमिट 0,1 से फाइनल लिमिट 2,3 तक, इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो पहले फाइनल लिमिट लगाऊं, तो फाइनल लिमिट क्या है? 2,3, तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, माइनस वाई का वैल्यू 3, और माइनस इनिशियल लिमिट एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1। फाइनली आंसर आ गया 6 यूनिट, 6 यूनिट। तो इट विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा क्या ट्रिकी है, तो इस चीज को याद रखना है। ये बहुत क्वेश्चन में आपको आगे आएगा, इस टाइप की सिचुएशन जब भी आए तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दी देखो। ठीक है सर। वेरी गुड। सोचो, इसको याद करने की कोशिश करो कैसे किया है 2 मिनट में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बस जो बताना था मैंने बता दिया। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह जो होंगे वो 10 तक ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है वो मोर देन एनफ है। मैं ज्यादा टाइम नहीं यहाँ पर कंज्यूम करना चाहता। जो फॉर्मूले आपके आएंगे वो मैं वहीं पर बताता रहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूले वगैरह आएंगे क्वेश्चन में यूज होंगे, वो साइमल्टेनियसली हम याद करते चलेंगे। फालतू में हमें यहाँ मैथ में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो तो आप सीख ही जाओगे। तो जो चीजें यहाँ बताई खासकर इम्पोर्टेंट कैसे इंटीग्रेशन क्या है, वो लॉजिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लॉजिकली साउंड हो गए तो बाकी फॉर्मूले वगैरह तो याद ही करने होते हैं। उदित, होमवर्क नहीं भेजा है तुमने अभी? और भेजोगे नहीं तो अभी मैं वापस से कंप्लेन करता हूँ। वो बैठ के कराएंगे तभी भेजोगे लगता है तो। फिर भेज देंगे सर। हाँ, मुझे आज शाम तक चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है सर। हाँ। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं।
बाकी जो भी मैथ के फॉर्मूले वगैरह होंगे वो मैं डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसमें जितना बताया उतना करना, बाकी इसके फॉर्मूले वगैरह मैं भेज दूंगा। अब हम आते हैं, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, कुछ नहीं। चलो, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। चलो, ये शुरू करना है हमें। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर्स आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ये चैप्टर भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा है नहीं, पूरी फिजिक्स का ओवरव्यू है। तो करते हैं, करना तो है ही, और क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इससे एक दो क्वेश्चन लिखवा के रख लो। बोरिंग जरूर है लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जेई मेन ले लो या एडवांस ले लो या कोई अदर एग्जाम ले लो रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, दो क्वेश्चन तो मान के चलो जेई मेन में, और दो नहीं तो एक भी आ जाएगा तो 4 नंबर एक छोटे से चैप्टर के लिए, सिंपल सी चीजें के लिए। यदि एक मतलब एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4 या 8 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, वहाँ एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, और यदि 4 नंबर में कई कई हजार रैंक ऊपर नीचे होती है, और दो क्वेश्चन आ गए तो मतलब 8 नंबर, और 8 नंबर का मतलब कम से कम 12-13 हजार रैंक आप अपग्रेड हो जाओगे कम से कम, ठीक है ना। और यदि लोअर साइड में हो तो 8 नंबर में तो पता नहीं 30-40 हजार रैंक भी अपग्रेड हो सकते हो, ठीक है। और अपर हैंड साइड में हो तो कम से कम 3-4 हजार रैंक तो बड़े आराम से इम्प्रूव हो जाएगी, या 8-9 हजार भी इम्प्रूव हो। तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चीजें सिंपल है और इजिली कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम होने की वजह से लोग छोड़ देते हैं, और जिससे 4 या 8 नंबर का या 12 नंबर का नुकसान करा लेते हैं अपना। और अल्टीमेटली हमें वहां पर स्कोर करना है, और इट डजेंट मैटर कि हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन से 4 नंबर लाए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन से 4 नंबर लाए हैं, वो 4 नंबर की इंपॉर्टेंस बराबर ही रहती है, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और आपको भी ध्यान से पढ़ना है। चीजें सिंपल है, बड़े आसान है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में सबसे पहला जो टर्म आता है, ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पर हम सुन लेंगे, फिर थोड़ा पहले से कोई और जरूरत नहीं। तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर्स में तो पहला फेज उसका यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट फेज चैप्टर का है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, और सेकेंड फेज जो है वो एरर्स है। एरर्स, तो पहले ही फेज स्टार्ट करते हैं, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें डिफाइन करना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करनी। तो यदि क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी तो बहुत सारी होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं, वर्चुअल क्वांटिटीज भी होती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम
बहुत सारे चीजें यहाँ पर डिफाइन की, यहाँ पर हमें फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली है क्या? फिजिकल क्वांटिटी है क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड and by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws is called physical quantities। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन ही देख लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो अच्छे से इसको। तो पहला हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी अब क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है। A quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws। Form of laws is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा लिख लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। जैसे यदि हम बात करें लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, मीटर, सेंटीमीटर, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इनको मेजर किया जा सकता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास है जैसे केजी, ठीक है। टाइम है, टाइम को मेजर किया जा सकता है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से एक नई नई यूनिट बनती हैं, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये वेरियस मैथमेटिकल लॉज से हम दूसरी क्वांटिटी को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जिनको मेजर किया जा सके और इनकी हेल्प से फिजिकल हैपनिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है एंड एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ लॉज। इन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। वर्क डन हो गया मतलब जूल, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे ही ये तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो गई। और भी क्वांटिटी होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस हैं, ठीक है। इमोशंस जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, इमोशंस जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि इनको मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप दुखी हो, सैडनेस, ठीक है, तो सैडनेस ऐसा ना वो तो 2 किलो सैडनेस है या 2.5 किलो सैडनेस है, भाई सैडनेस को मेजर करने का कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वो फीलिंग्स है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। आप हैप्पी हो, ठीक है, खुश हो, कितना खुश हो भाई, 4 किलो खुश हो, 5 किलो खुश हो, कितना खुश हो, कैसे मेजर करोगे? So there is no such machines or such parameters by which we can explain or express our feelings, ठीक है ना। So these are the not physical quantities। The physical quantities are those quantities which can be measured
by the laws of mathematical algebras etc. और या कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बाकी जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो सब हमारे क्या है, फीलिंग्स हैं। उनके लिए कोई ऐसा मशीन नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि हम अपने इमोशंस को, एंगर को या हैप्पीनेस को या सैडनेस को मेजर कर पाए। तो दीज आर द नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? यस सर। गुड। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज में दो टर्म होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हम रिप्रेजेंट करें, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू। और इसमें दो चीजें होती हैं, एन इंटू यू। ये है, मान लेते हैं क्यू एक कोई फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यू एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और यू रिप्रेजेंट करता है यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं हमेशा, एक तो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है और दूसरा यूनिट पार्ट होता है। एग्जाम्पल की तरह बात करूं तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो कभी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 5 ये मीटर पर सेकेंड है, ये आपका यूनिट पार्ट है, मतलब यू बता रहा है। जो पर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है फिजिकल क्वांटिटीज को, ये फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो 5 बता रहा है ये मैग्नीट्यूड पर बता रहा है, मतलब ये एन है बेसिकली। और जो ये वेलोसिटी है ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब ये क्या है आपके लिए? क्यू। तो फिजिकल क्वांटिटीज में 3 पैरामीटर होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा यूनिट होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं फोर्स है, फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन। तो यहाँ पर ये जो है ये बता रहा है आपका यूनिट पार्ट, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये बता रहा है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। किसको बता रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? यूनिट होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज और हमने समझी थी, आपने देखा होगा, अब तक पढ़ा भी होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये तो ऐसा ही यूनिट हो गई। यूनिट सिस्टम थोड़ा बहुत का आइडिया है ही है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ना है बेसिकली। तो इतना थोड़ा बहुत तो आइडिया हमें है ही कि एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड होता है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज में यदि सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, वो चेंज कर दें या मेजरमेंट का सिस्टम चेंज कर दें, तो फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और यूनिट भी चेंज हो जाएगी, बट फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब कहने का ये है कि यदि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर दें, यदि हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दें, तो उससे फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, बट फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट निकल के आया। एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ये पहला। दूसरे में आ जाते हैं, एक तो यदि हम फिजिकल क्वांटिटीज का सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं, इफ वी चेंज system of unit of any physical quantity, any physical quantity, then physical quantity will remain same
physical quantity will remain same but magnitude and unit will change. But magnitude and unit will change. समझते हैं थोड़ा सा, अभी आपको जब एग्जाम्पल लूंगा तो आइडिया लग जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, मतलब यदि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड n1 है और यूनिट u1 है, तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड n2 हो जाएगा और यूनिट n u2 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है कोई, तो उसमें n3 हो जाएगा, n u3 हो जाएगा। सिमिलरली यदि nth सिस्टम ऑफ यूनिट है तो मैग्नीट्यूड n हो जाएगा और यूनिट un हो जाएगी। बट फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। मतलब कहने का ये हुआ कि ये n जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मतलब कहने का कि n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है, यूनिट। मतलब यूनिट कम होगी तो n बढ़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यूनिट कम होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। इसका भी हम मतलब अभी यहाँ पर समझ में आएगा। हो सकता है कई लोगों को लगे कि यूनिट कम होने का क्या मतलब है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि 5 kg से 10 kg हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आता है। सॉरी, केजी की बात तो छोड़ो, 5 से 10 हो गया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है ना, लेकिन यूनिट कम ज्यादा क्या मतलब है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। तो अभी एग्जाम्पल लेंगे तो वो कंफ्यूजन भी आपका मैं दूर कर देता हूँ। जैसे हम बात करें, आपको इतना तो पता ही है, कॉमन सेंस है, बाकी आगे हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि एक 1 kg ये क्या है? मास। ये क्या है? मास। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से 1 क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। और केजी क्या है बेटा? यूनिट। क्या है? यूनिट। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसको आपको पता होगा कि मास को, इसी मास को या तो मैं 1 kg लिखूं या फिर 1000 ग्राम लिखूं। क्या कोई इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलो। नो सर। नहीं ना, ये तो पता ही है ना, तभी इतना तो पता ही है सबको। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है? n1। और ये क्या है? यूनिट 1 सिस्टम का। ये क्या है? मैग्नीट्यूड सेकेंड सिस्टम का। ये क्या है? n2। और ये क्या है? u2। तो यूनिट कम होने का मतलब केजी एक बड़ा यूनिट है। तो पता ही है केजी क्या? एक बड़ा यूनिट है जिसमें से बहुत ग्राम, बहुत सारे ग्राम उसके अंदर है। 1 kg में 1000 ग्राम है। तो ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है। ग्राम क्या है? स्मॉलर यूनिट है। और केजी क्या है? बिगर यूनिट है। तो ये मतलब है यहाँ पर कि यदि स्मॉलर यूनिट, स्मॉल मतलब यूनिट यदि कम होगी, मतलब केजी से ग्राम में जाएगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मतलब
यूनिट यदि कम होगी तो यहाँ पर यूनिट कम हुई है, देखो केजी से ग्राम में आए हैं, तो यूनिट कम हुई है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, बड़ा है। मतलब जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ यूनिट है, ठीक है। वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। बट फिजिकल क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है, ये इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा भाई। है तो 1 kg या 1000 kg, उस मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, कम ज्यादा तो हुआ नहीं है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है, जल्दी बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। तो ये बहुत बेसिक चीज है, तो ये आपको बिल्कुल इसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, रेशियोज होते हैं, ठीक है। रेशियोज होते हैं, स्केलर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेशियोज क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। ये सब काम की चीज नहीं है, ये तो आपको पता है पहले से, उसमें कहानी वानी या टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आगे आ सकते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, ये वो पार्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये भी मार्क करके रखो इसको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, इसको जरूर अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर आ जाते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड derived quantity। जैसा नाम से लगी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली आर द physical quantities which exist in nature, which exist in nature। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, these are the physical quantities। लिख लो बेटा जल्दी से। These are the physical quantities, physical quantities which exist in nature, which exist in nature, ठीक है। उनको किसी की हेल्प से बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होती हैं फ्रॉम ऑल अदर क्वांटिटीज, ठीक है। देयर आर ओनली फ्यू, देयर आर ओनली देयर आर ओनली few physical quantities, few physical quantities which are which physical quantities which are independent, few physical quantities which are independent, which are independent of all other quantities, of all other physical quantities, of all other
फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन के लिए हमें किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज की कोई जरूरत नहीं है। दे आर द सेल्फ एक्सप्लेनेटेड, ठीक है ना। तो independent of other quantities and do not require required the help of other physical quantities. फिजिकल, ठीक है। बस इसलिए लिखवा रहा हूँ, मैं बोल के भी बता सकता था ताकि आपको भाई ये 12th तक रखना है यार चीजें, तो आपके पास एक जगह असेंबल होंगी तो आपके लिए आसान रहेगा। नहीं तो मैं बोल के भी निकल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको ड्राइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ड्राइव तो किया जा सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटीज से, लेकिन जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटेड होती है, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल भी लिख लो जल्दी से फटाफट। मास, टाइम, लेंथ, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो नेचर में डिफाइन की गई है, एग्जिस्ट करती है। बाकी और भी हम टेबल बनाएंगे, लिख लेंगे। फिर दूसरा आता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जल्दी से लिख लो इसका डेफिनेशन भी। These are the physical quantities, नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है ड्राइव। These are the physical quantities which are these are the physical quantities which are derived by suitable multiplication and or division of different powers of fundamental quantities are called derived quantities। मतलब याद रहे तो रहे, ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है डेफिनेशन, लेकिन लॉजिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी हेल्प से जिनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मास, टाइम, लेंथ, ये सब एग्जिस्ट करती हैं, ये डिफाइंड है, ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटी है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर। ये तो सिर्फ एक और कि कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ डिफरेंट पावर, मतलब जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो टाइम की पावर है 2, यहाँ मीटर मास की पावर कितना है 1 है, इसकी बात कर रहा है। डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है,
यूनिट को डिफाइन किया गया है। तो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर तो मतलब क्या है, ये एक डिवीजन किया गया है, मीटर बाई डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब बिल्कुल यदि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोल सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी derived with the help of फंडामेंटल क्वांटिटीज। इतना काफी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारी चीजें हैं, मोमेंटम, पता नहीं कितनी हजारों क्वांटिटी पड़ेंगे एक्सेट्रा। तो दीज आर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फिर आता है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल एंड derived यूनिट। अभी जो मैंने बताया जल्दी से वो रिवाइज कर लो, देख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आते हैं फंडामेंटल एंड derived यूनिट। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया और फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो है यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये क्या है, यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ derived quantities और derived quantities, यूनिट ऑफ derived quantities, ये यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट होती हैं दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे इसमें मास का जो फंडामेंटल मास का क्या है, केजी, लेंथ का क्या है, मीटर, ठीक है, और टाइम का क्या है, सेकेंड। ऐसे ही ड्राइव क्वांटिटी में क्या है, हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे। सर टाइम का सेकंड। टाइम का सेकेंड, हाँ ठीक है। यस। और कुछ, हाँ। अब यहाँ पर जैसे है फोर्स, ये ड्राइव क्वांटिटी है, तो फोर्स को क्या हो जाएगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और जैसे हो गया मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका
ड्राइव्ड यूनिट है, ज्यादा कुछ कहानी बताने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें मैं टाइम दूंगा, ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं, जल्दी करते रहो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ यूनिट्स, तो कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, याद रहेंगे तो बेटर है, नहीं भी रहेंगे तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो याद करना होगा वो मैं बहुत स्पेसिफाई कर दूंगा, उसको तो भूलना नहीं है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भूल जाओ जो मैं अभी बताने वाला हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास का जो फंडामेंटल यूनिट है, मास का फंडामेंटल यूनिट है ग्राम, और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकेंड, और जो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट, हाँ बेटा, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर। हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? सेंटीमीटर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है सेकेंड, सेकेंड है एमकेएस सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। मुझे ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि कहीं आप ये ना कह दो सर आपने ये तो छोड़ दिया, ठीक है। जनरली मैं ये चीजें पढ़ाता नहीं हूँ, ये सब चीजें पता होती हैं लोगों को पहले से। एमकेएस सिस्टम जो है उसमें मास का जो यूनिट है वो केजी है, केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है। टाइम का जो है वो है सेकेंड, और लेंथ जो है वो है मीटर, मीटर। फिर आता है आपका एफपीएस सिस्टम, थर्ड है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में मास का है पाउंड, पाउंड, और टाइम का सेकेंड ही है, टाइम का है सेकेंड, और जो लेंथ है, लेंथ का फुट, लेंथ का फुट। फिर लास्ट में आता है एसआई सिस्टम, जो सभी लोग बाय डिफॉल्ट फॉलो करते हैं, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास है केजी, मास है किलोग्राम, तो केजी, ठीक है। ऐसा ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन कर दिया गया है कि ये सिस्टम में ये यूनिट का मतलब इन का इन फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट रहेगा, तो वो ऐसा बना दिया गया है ताकि किसी में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए ये सिस्टम पहले से डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कि सब लोग इसी को फॉलो करेंगे, अपनी अपनी मनमानी नहीं करेंगे, और कोई बात नहीं। मास और टाइम का सेकेंड, और लेंथ का मीटर, मीटर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें से जो बाय डिफॉल्ट फॉलो करते हैं वो कौन सा करते हैं, फोर्थ को।
बाय डिफॉल्ट हम फॉलो करते हैं 4। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ समझने की जरूरत है इसमें? आप बोल दो, मैं ठीक है। समझा देता हूँ भैया। कुछ पक्का ना? इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं है। हाँ ठीक। नेक्स्ट है, ये सब लोग गायब कहाँ हो गए? कोई क्लास रहती है क्या इस टाइम पे? हाँ सर। सर 3:30 मैथ्स की